दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी, बहुत ही मज़ेदार, मनोरंजन से भरपूर कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले आज की इस कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है हु इज़ मोर पावरफुल। क्या मतलब हुआ दोस्तों? हु का मतलब होता है कौन, यो, और ये एक इंट्रोगेटिव वर्ड है। और ये जो वाक्य है ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। सिंपल प्रेजेंट का मतलब होता है जब हम वर्तमान में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर इज़ एम आर का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं। तो ये जो वाक्य है ये सिंपल प्रेजेंट का इंटरोगेटिव वाक्य है। और पावरफुल का मतलब होता है शक्तिशाली, ताकतवर। तो क्या अर्थ हुआ? हु इज़ मोर पावरफुल। क्या अर्थ हुआ कि कौन अधिक शक्तिशाली है। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक एक वर्ड की मीनिंग और साथ में जो ग्रामर का स्ट्रक्चर है उसे भी बताता चलूँ, तो आप उन्हें ज़रूर नोट करें। और यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस आ मैन एंड आ लॉयन वर वेरी गुड फ्रेंड्स। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। जैसे मैंने आपको ऊपर सिंपल प्रेजेंट के बारे में बताया था, ठीक उसी तरह से सिंपल पास्ट होता है। जब हम सिंपल पास्ट में कोई वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वॉज या वर का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं। उसके अलावा दोस्तों, आप इस बात को भी याद रखें कि जब हम सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में कोई वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर कभी भी किसी एक्शन वर्ब का यूज़ नहीं किया जाता है। तो इस तरह के जो वाक्य हैं उन्हें नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। और यहाँ पर वर्ब का यूज़ इसलिए किया गया है क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, प्लूरल के साथ वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका क्या अर्थ हुआ इस लाइन का? वंस एक बार, अ मैन एक आदमी, एंड अ लॉयन और एक शेर, वर वेरी गुड फ्रेंड्स बहुत अच्छे दोस्त थे। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि एक बार एक आदमी और एक शेर बहुत अच्छे दोस्त थे। द लॉयन लिव्ड इन द फॉरेस्ट नियर द मैंस विलेज। क्या मतलब हुआ दोस्तों? यहाँ पर मैन के बाद एपिस्ट्रोफी एस है, जिसका मतलब होता है का, की, के। जब हम किसी भी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ते हैं तो एपिस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल वहाँ पर किया जाता है। द लॉयन लिव्ड, लिव का अर्थ होता है रहना, किसी स्थान पर निवास करना, और सेकंड फॉर्म में लिव्ड। तो क्या अर्थ हुआ? द लॉयन लिव्ड मतलब कि शेर रहता था, इन द फॉरेस्ट जंगल में, नियर द मैंस विलेज आदमी के गांव के पास। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? द लॉयन लिव्ड इन द फॉरेस्ट नियर द मैंस विलेज मतलब आदमी, सॉरी, जो शेर जो था वो जंगल में रहता था, नियर द मैंस विलेज आदमी के गांव के पास जो जंगल था उसमें जो शेर रहता था। वन डे दे डिसाइडेड टू गो टू द सिटी। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। डिसाइड का मतलब फैसला करना, निर्णय करना, और सेकंड फॉर्म में डिसाइडेड। और दे का मतलब होता है THEY, दे का मतलब वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से अधिक लोग होंगे तो वहाँ पर दे का यूज़ किया जाता है। आप इन चीज़ों को भी ज़रूर नोट करें। और जैसा हमने देखा यहाँ पर सब्जेक्ट में दो शामिल हैं, एक तो शेर और दूसरा वो व्यक्ति, इसलिए यहाँ पर दे का यूज़ किया गया क्योंकि जो दे है वो एक प्लूरल नाउन है। तो हमेशा जब सब्जेक्ट की संख्या एक से ज़्यादा होगी तो वहाँ पर दे का यूज़ किया जाता है। दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। तो क्या अर्थ हुआ? वन डे एक दिन, दे डिसाइडेड उन्होंने फैसला किया, निर्णय किया, टू गो जाने का, टू द सिटी शहर जाने का फैसला किया, सो इसलिए दे लेफ्ट टू सी द सिटी। और दोस्तों, लेफ़्ट जो है ये LEAVE लीव की सेकंड फॉर्म है। लीव का मतलब होता है निकलना, रवाना होना, छोड़ना।
कई सारे मतलब हैं इसके, और जो सेकंड फॉर्म है तो वो है लेफ्ट। तो क्या अर्थ हुआ, सो इसलिए, दे लेफ्ट वो निकल पड़े, टू सी देखने के लिए, द सिटी शहर। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, सो दे लेफ्ट टू सी द सिटी, इसलिए वे शहर को देखने के लिए निकल पड़े। चलिए आगे देखिए। ऑन द वे दे स्टार्टेड बोस्टिंग अबाउट देमसेल्व्स। दोस्तों बोस्ट का मतलब होता है कोई डींगे मारना, लंबी चौड़ी बातें करना, उसे बोस्ट कहते हैं। और ये जो वाक्य है इसमें स्टार्टेड का यूज़ किया गया है। देखिए स्टार्टेड का जो स्ट्रक्चर है आप उसे इस तरह से समझ सकते हैं, जब आप कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर किसी भी वाक्य में कोई क्रिया के साथ लगा लगी जैसे शब्द आएँ। जैसे मान लीजिए वाक्य है, वह खेलने लगा, वह दौड़ने लगा, हम लोग साइकिल चलाने लगे, मैं उससे मिलने लगा। जहाँ पर आप कोई भी ऐसा वाक्य देखें जहाँ वाक्य की टेल पर लगा लगी जैसे शब्द आएंगे, तब आपको इस स्ट्रक्चर का यूज़ करना है स्टार्टेड के साथ फोर्थ फॉर्म। और बोस्ट का मतलब जैसे मैंने आपको बताया डींगे मारना, और आप इस चीज़ को भी नोट करें, जब आप स्टार्टेड लगाएंगे उसके बाद आपको हमेशा ही फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल करना होता है। तो क्या अर्थ हुआ, ऑन द वे रास्ते में, दे स्टार्टेड बोस्टिंग वे डींगे मारने लगे, अबाउट दैमसेल्व्स, अबाउट दैमसेल्व मतलब अपने बारे में। तो क्या अर्थ हुआ कि रास्ते में वे लोग अपने बारे में डींगे मारने लगे। ईच सैड प्रत्येक ने कहा कि ही वॉज मोर पावरफुल कि वो ज़्यादा शक्तिशाली, वो ज़्यादा ताकतवर है, दैन द अदर दूसरे की तुलना में। और दोस्तों आप इस ये जो THA है ना, आप देख सकते हैं दैन इसका मतलब है। एक और दैन होता है THEN जिसका अर्थ होता है तब, और ये जो दैन है THAN इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो तो सेम है, लेकिन जो इसका अर्थ है वो कुछ अलग है। जब हम दो लोगों की तुलना करते हैं तो वहाँ पर इस दैन का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ कि प्रत्येक ने ये कहा कि वो दूसरे की तुलना में ज़्यादा ताकतवर है। स्लोली मतलब धीरे धीरे, देयर डिस्कशन, देयर मतलब उनका, जो उनका ये डिस्कशन था, डिस्कशन मतलब चर्चा, जो उनकी चर्चा थी, टर्न इनटू एन आर्गूमेंट वो धीरे धीरे क्या हुई, वो एक बहस में बदल गई। टर्न का मतलब बदल जाना, सेकंड ऑफ टर्न। तो क्या हुआ, धीरे धीरे जो उनका ये चर्चा थी वो एक बहस में बदल गई। चलिए, और दोस्तों अक्सर आपने देखा हो जब हम किसी बारे में ज़्यादा चर्चा करने लग जाते हैं तो उसमें कई बार बहस भी हो जाती है। आगे देखिए। They kept on arguing and reached the city square। kept का जब यूज़ किया जाएगा साथ में फोर्थ फॉर्म, तो इसका मतलब ये होता है कि पास्ट में कोई व्यक्ति किसी काम को बराबर करता रहा। और आर्ग्यू का मतलब होता है बहस करना। तो क्या अर्थ हुआ, they kept on arguing मतलब वे बहस करते रहे, एंड रीच्ड और पहुंच गए, द सिटी स्क्वायर और वो शहर का जो चौराहा था वो वहाँ पहुँच गए। आगे देखिए। There they saw a statue of a man standing with his feet on a lion's chest। क्या अर्थ हुआ, There they saw। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। SEEC का मतलब होता है देखना, सेकंड फॉर्म है सॉ। तो क्या अर्थ हुआ, There they saw वहाँ उन्होंने देखा, आ स्टेचू वहाँ उन्होंने एक स्टेचू देखा। स्टैचू का मतलब मूर्ति, उन्होंने वहाँ पे एक मूर्ति को देखा, ऑफ ए मैन एक आदमी की, स्टैंडिंग जो खड़ा हुआ है, विद हिज फीट ऑन ए लॉयंस चेस्ट। तो क्या पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि उन्होंने वहाँ पर एक स्टैचू को देखा, एक मूर्ति को देखा जो कि एक आदमी की थी जो कि खड़ा हुआ है, विद हिज फीट ऑन ए लॉयंस चेस्ट मतलब वो खड़ा हुआ है और उसका जो पैर है वो एक शेर की छाती पर है। चलिए, और जैसा आप यहाँ पर इस चित्र को देख भी सकते हैं कि ये जो चित्र के बारे में बात हो रही है, ये जो स्टैचू है, और यहाँ देख सकते हैं कि इस स्टैचू में ये जो आदमी है उसने पैर इसके ऊपर रखा हुआ है। आगे देखिए। द मैन पॉइंटेड टू द स्टैचू एंड सेड, जो आदमी था, और पॉइंट का मतलब होता है इशारा करना, उसने इशारा किया टू द स्टैचू, उस स्टैचू की तरफ उसने इशारा किया, उस मूर्ति की तरफ, एंड सेड और कहा, लुक देखो, मैन इज़ मोर पावरफुल। तो उसने क्या कहा कि देखो, मैन इज़ मोर पावरफुल, जो आदमी है वो ज़्यादा शक्तिशाली है। बट द लॉयन सेड लेकिन लॉयन ने मतलब शेर ने कहा, यस हाँ, यू कैन से सो हाँ आप ऐसा कह सकते हो,
ओनली बिकॉज, क्योंकि सिर्फ, ओनली बिकॉज दिस स्टैचू, क्योंकि ये जो स्टैचू है, ये जो मूर्ति है, हैज़ बीन मेड बाय अ मैन। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। आप इसके स्ट्रक्चर को ज़रूर नोट कर लीजिए। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट में कोई पैसिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर हैज़ बीन या हैव बीन का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ इस लाइन का? बट द लॉयन सैड, लेकिन जो शेर था उसने कहा, यस हाँ, यू कैन से सो, आप ऐसा कह सकते हो, ओनली बिकॉज, क्योंकि दिस स्टैचू, ये जो स्टैचू है, ये जो मूर्ति है, हैज़ बीन मेड बाय अ मैन, उसे एक आदमी के द्वारा बनाया गया है। तो दोस्तों इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया। प्रेजेंट परफेक्ट में जब आप पैसिव में कोई वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर हैज़ बीन या हैव बीन के साथ हैज़ बीन या फिर हैव बीन का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। मेक मतलब होता है बनाना, थर्ड फॉर्म में मेड। तो उसने क्या कहा शेर ने कि हाँ आप ऐसा बोल सकते हो क्योंकि ये जो मूर्ति है, ये जो स्टैचू है, मूर्ति है, इसको एक आदमी के द्वारा बनाया गया है। इफ़, यदि, अ लॉयन, एक शेर ने, हैड मेड इट, यदि एक शेर ने इसको बनाया होता, यदि एक शेर ने इसको बनाया होता, देन फिर यू कुड ईज़िली सी रिवर्स, फिर आप आसानी से देख सकते थे रिवर्स पोजीशंस, मतलब कि जो उल्टी पोजीशन है उसको आप देख सकते थे। डिपिक्टिंग, दर्शाते हुए, द लॉयंस पावर, जो शेर की शक्ति को दर्शाते हुए इस आप पोजीशन को देख सकते थे। डिपिक्ट का मतलब था दर्शाना। तो दोस्तों इस बात को आप समझ ही गए होंगे कि शेर क्या कहना चाहता था। शेर यही कहना चाहता था कि ये जो मूर्ति है इसको एक आदमी के द्वारा बनाया गया इसलिए ऐसी, और यदि इसे शेर ने बनाया होता तो इसकी जो पोजीशन वो रिवर्स होती, मतलब कि शेर का जो पैर था वो आदमी की छाती के ऊपर होता। तो वो यही बात कहना चाहता था। आगे देखिए, द मैन कुड नॉट से अ सिंगल वर्ड आफ्टर हियरिंग द लॉयंस वर्ड्स। दोस्तों इसमें कुड का यूज़ किया गया। देखिए कुड का यूज़ कब किया जाएगा? जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ वाक्य की टेल पर सका, सकी, सके, पाया, पाई जैसे शब्द आते हैं, वहाँ पर कुड का इस्तेमाल किया जाता है। और कुड के साथ यदि नेगेटिव वाक्य होगा तो कुड नॉट और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाएगी। तो क्या अर्थ हुआ? द मैन मतलब आदमी, कुड नॉट से अ सिंगल वर्ड, एक भी शब्द नहीं बोल सका, आफ्टर हियरिंग द लॉयंस वर्ड्स, मतलब कि शेर के शब्दों को सुनने के बाद आदमी एक भी शब्द नहीं बोल पाया, या फिर कह सकते हैं एक भी शब्द नहीं बोल सका। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी और मैंने पूरी कोशिश की आपको हर एक वर्ड की मीनिंग समझाने की। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।